Now ribosomes are found in all types of cells. अब ribosomes जो हैं वो हर टाइप के सेल्स में प्रेजेंट होंगी, प्रोकैरियोटिक सेल्स हों या यूकैरियोटिक सेल्स हों, ये हर सेल में प्रेजेंट होंगे। क्यों? क्योंकि ये मेम्ब्रेन बाउंडेड नहीं होते, इनकी चारों तरफ कोई भी मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती। तो जो भी मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स होते हैं वो प्रोकैरियोटिक सेल्स में एब्सेंट होते हैं, पर क्योंकि इनकी मेम्ब्रेन है ही नहीं इसलिए प्रोकैरियोटिक सेल्स में भी प्रेजेंट होते हैं और यूकैरियोटिक सेल्स में तो होंगे ही। फर्स्ट ऑब्जर्व्ड बाय जॉर्ज पैलेडे इन 1953। सबसे पहले इनको ऑब्जर्व किया था किसने? जॉर्ज पैलेडे ने इन 1953। किसके बने होते हैं ये? राइबो न्यूक्लिक एसिड यानी आरएनए होता है इनके अंदर, प्लस प्रोटीन होता है। राइबोसोम्स किसके बने होते हैं? आरएनए प्लस प्रोटीन के बने हुए होते हैं। एंड मेन फंक्शन क्या होता है इनका? प्रोटीन सिंथेसिस का ही इनका फंक्शन होता है। इनके अंदर जो आरएनए होता है वो कौन सा होता है? आरएनए होता है। आरएनए कितने टाइप के होंगे? 3 टाइप्स के आरएनए प्रेजेंट होते हैं मोस्टली, मेजोरिटी में। आरएनए, टीआरएनए एंड एमआरएनए। तो इनमें कौन सा होगा? इनके अंदर जो आरएनए प्रेजेंट होता है वो होता है आरएनए, राइबोसोमल आरएनए। इनमें कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होगी चारों तरफ। यूकैरियोट्स में कैसे होते हैं? साइटोप्लाज्म में स्कैटर्ड रहते हैं, पूरे साइटोप्लाज्म में फैले रहते हैं, क्योंकि मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर तो है ही नहीं इसमें, इसे मेम्ब्रेन से तो बाइंड करेंगे ही नहीं है, तो वहाँ पे नहीं प्रेजेंट होते हैं। ये सिंपल साइटोप्लाज्म में बिखरे हुए रहते हैं। 70S टाइप के होते हैं। 70S की सब यूनिट्स होती हैं फिर 30S एंड 50S। 70S क्या है? ये स्वेडबर्ग यूनिट है, यानी सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट है, यानी ये सेडिमेंट कितने टाइम पर होते हैं, सेडिमेंटेशन क्वालिटी पर बेस्ड है ये। यानी अगर इसको सॉल्यूशन में अपन रख दें, किसी सॉल्यूशन में टेस्ट ट्यूब में रख दें और स्पिन करवाएं एट फास्ट रेट, सेंट्रीफ्यूज जो होता है उसमें, तो ये कितनी टाइम के बाद नीचे सेडिमेंट होंगे, यानी नीचे इकट्ठा हो जाएंगे ये बॉटम पे आकर, तो उसके बेसिस पे जो स्वेडबर्ग यूनिट है वो देते हैं। जिसकी जितनी ज़्यादा होती है वो उतना ही जल्दी नीचे बॉटम पे आ जाता है, उतना ही ज़्यादा हैवी होता है। तो इनकी 70 होती है, पर जो यूकैरियोट्स में होते हैं उनकी 80S होती है, यानी 80S हैं वो हैवियर है और जल्दी ही बॉटम पर आ जाते हैं। जितनी हैवी चीज़ होगी वो जल्दी नीचे आ जाएगी, ग्रेविटेशनल फोर्स उस पर उतना ही ज़्यादा लगेगा। तो 70S में भी फिर 2 सब यूनिट्स होती हैं, एक होती 30S टाइप एंड एक होती 50S टाइप। यूकैरियोट्स में होते हैं, एक तो साइटोप्लाज्म में स्कैटर्ड होते हैं, साइटोप्लाज्म में होंगी ही प्रेजेंट, प्लस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर भी अटैच्ड रहते हैं। फिर ऐसी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को क्या कहेंगे? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। 80S टाइप के होते हैं, इसके सब यूनिट्स होंगे फिर 60S एंड 40S। तो ये जो है सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट, ये किसका मेजर है? यहाँ पे मेजर नहीं है, क्या है? मेजर है डेंसिटी का एंड साइज़ का। यानी सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट्स के अकॉर्डिंग अपन क्या बता सकते हैं? किसी भी चीज़ की डेंसिटी और साइज़ क्या है। जितनी सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट ज़्यादा होगा, यानी स्वेडबर्ग यूनिट जितनी ज़्यादा होगी उतनी ही उसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी और उसका साइज़ ज़्यादा होगा। राइबोसोम्स आर द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। नाउ साइटोस्केलेटन क्या होता है? नेटवर्क होता है प्रोटीनेशियस फिलामेंट्स का, प्रोटीन से बने हुए फिलामेंट्स का एक नेटवर्क होता है जो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है। उसको क्या कह रहे हैं? साइटोस्केलेटन। जैसे ह्यूमंस का स्केलेटन होता है, बोनी स्केलेटन होता है, बोन्स का बना हुआ, वो पूरी बॉडी को सपोर्ट देने का, शेप देने का काम करता है। वैसे इनका जो साइटोस्केलेटन है वो भी एक सेल को सपोर्ट देने का और इसके शेप को मेंटेन करने का काम करता है। नाउ टाइप्स ऑफ फिलामेंट्स इन साइटोस्केलेटन, क्या क्या टाइप्स होते हैं फिलामेंट्स के? तो हो सकते हैं ये माइक्रो फिलामेंट्स, माइक्रोट्यूब्यूल्स, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। अब जो माइक्रो फिलामेंट्स होते हैं ये कैसे होते हैं? लॉन्ग होते हैं, थिन होते हैं और बहुत ही पतले होते हैं। प्रोटीन के बने हुए होंगे, फिलामेंट्स होंगे। तो प्रोटीन के बने हुए बहुत लंबे और बहुत पतले फिलामेंट्स होते हैं। कहाँ प्रेजेंट होंगे? जस्ट सेल है, सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन उसके जस्ट नीचे प्रेजेंट होते हैं ये। इनका रोल क्या होता है? सेल मोशन में, सेल की मूवमेंट में हेल्प करते हैं एंड चेंज इन शेप, और सेल का शेप चेंज करने में उसकी हेल्प करते हैं। मसल कॉन्ट्रैक्शन जो होता है, अपनी मसल्स जो मूव करती हैं वो भी किसकी वजह से करती हैं? इन फिलामेंट्स की वजह से ही करती हैं।
नेक्स्ट, माइक्रोट्यूब्यूल्स ये कंपेरेटिवली क्या होते हैं, थिकर होते हैं, थोड़े मोटे होते हैं, अनब्रांच्ड होते हैं, होलो होते हैं, प्लस ये होलो नहीं होते, ये होलो होते हैं, कैविटी प्रेजेंट होती है बीच में, सिलेंड्रिकल होते हैं, और किसके बने होते हैं, पर्टिकुलर प्रोटीन ट्यूबुलिन के बने हुए होते हैं। ये भी किसमें रिस्पॉन्सिबल होते हैं, सेल शेप को मेंटेन करने के लिए एंड मूवमेंट के लिए, जैसे ये हैं वैसे ये काम करते हैं। थर्ड, इंटरमीडिएट फिलामेंट। इंटरमीडिएट फिलामेंट कैसे होते हैं, ये ज़्यादा टफ होते हैं और ड्यूरेबल होते हैं, हार्ड होते हैं, ज़्यादा टाइम तक सर्वाइव कर पाते हैं। केराटिन प्रोटीन के बने हुए होते हैं, और ये कैसे वाइंड अप रहते हैं, एक के ऊपर एक ओवरलैपिंग होते हैं, जैसे एक ये फिर एक इसके ऊपर यूँ फिर इसके ऊपर यूँ, ऐसे ओवरलैप किए हुए रहते हैं, और इससे हार्ड स्ट्रक्चर्स फॉर्म होती हैं, जैसे नेल्स हैं, हेयर है, तो इसमें इंटरमीडिएट फिलामेंट ही प्रेजेंट होते हैं, इनके अंदर केराटिन, जिनके अंदर केराटिन प्रेजेंट होता है। नाउ सीलिया, सीलिया प्रेजेंट होते हैं, एंड फ्लैजिला, दोनों स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती हैं। कैसी होती हैं, ये प्रोजेक्शंस होते हैं, सेल से बाहर निकले हुए होते हैं, अंदर साइटोप्लाज्म में नहीं होते, सेल साइटोप्लाज्म से निकलते हैं और सेल के बाहर चले जाते हैं, सेल के सरफेस पर होते हैं। जैसे ये सेल है तो ये यहाँ पे ऐसे सेल से बाहर निकले हुए होते हैं। सेल की मूवमेंट में हेल्प करते हैं, सीलिया भी है फ्लैजिला भी, तो दोनों यही काम कर रहे हैं, मूवमेंट का ही काम कर रहे हैं। फंक्शन क्या होता है, फंक्शन मूवमेंट का होता है, और डिफरेंस क्या होता है दोनों में, सीलिया जो होते हैं वो कंपेरेटिवली स्मॉलर होते हैं एंड देर आर मोर इन नंबर में ज़्यादा होते हैं, और जो फ्लैजिला होते हैं वो नंबर में कम होते हैं, 1 2 3 ही होंगे, पर ये लार्जर होते हैं, लॉन्गर होते हैं कंपेरेटिवली। तो फ्लैजिला आर कंपेरेटिवली लॉन्गर एंड यहाँ से हटाना रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट, मूवमेंट में तो दोनों ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं, कंपेरेटिवली लॉन्गर एंड लेस इन नंबर। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ सीलिया, आप सीलिया और फ्लैजिला का स्ट्रक्चर देखें तो इसकी चारों तरफ क्या होती है, मेम्ब्रेन से कवर्ड होते हैं ये, और इसका जो सेंट्रल पार्ट होता है, टीएस देखिए, लॉन्ग फाइबर इसका अगर टीएस देखिए तो टीएस देखेगा अपन को सर्कुलर राउंड, चारों तरफ मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, वो मेम्ब्रेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी। जो सेंट्रल पार्ट होता है फिर इसका जो भी अंदर का पार्ट बचा वो उसको कहेंगे एक्सोनीम। एक्सोनीम में बहुत सारी क्या होती है, माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होती हैं जो पैरेलली अरेंज रहती हैं, जैसे लंबी लंबी माइक्रोट्यूब्यूल्स ऐसे अरेंज रहती हैं इसके अंदर बहुत सी। तो टीएस इसका देखें, तो ये टीएस है, इसका डायग्राम यहाँ से मत बनाना, इसका एक सिंपलर डायग्राम सेंड कर देंगे एट द एंड ऑफ द चैप्टर। इसके अंदर जो पूरा स्ट्रक्चर है, इसके अंदर 2 माइक्रोट्यूब्यूल्स तो सेंटर में होती हैं, एंड जो 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं वो कहाँ होती हैं, पेरिफेरी पे होती हैं। 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 में भी फिर 2 सब यूनिट्स होती हैं, यानी 2 माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होती हैं, 2 ग्रुप्स में होती हैं। जैसे कितने ग्रुप्स होते हैं, 9 ग्रुप्स होते हैं, यानी अरेंजमेंट जो है वो कैसा होगा सीलिया या फ्लैजिला का, 9+2, कितने माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, 9+2, इसको एक ही कंसिडर करते हैं, 2 सब यूनिट्स हैं इसकी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ये 2 सेंटर में। अब इसकी जो सेंटर की जो माइक्रोट्यूब्यूल्स होती हैं 2, वो एक ब्रिज से कनेक्टेड रहती हैं, ये सारी चीज़ें प्रोटीन की बनी हुई होती हैं मोस्टली मेजोरिटी में, ये ब्रिज होता है एक, और ये किससे, एक सेंट्रल शीट से कवरिंग होती है इसके चारों तरफ, जिसको क्या कहते हैं, सेंट्रल शीट। पूरे की तरफ चारों तरफ तो होगी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और सेंट्रल जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं इनकी चारों तरफ होगी सेंट्रल शीट। अब जो सेंट्रल शीट होती है, जो पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं इससे कनेक्टेड रहती हैं थ्रू रेडियल स्पोक्स। जैसे ये फर्स्ट वाली है, इसको ए कह दें, अपने इसको बी कह दें, तो फर्स्ट वाली से ये कनेक्टेड होगी, तो ऐसे लंबे लंबे क्या निकलेंगी, स्पोक्स निकलेंगी, जिनको कहेंगे रेडियल स्पोक्स। तो सबके फर्स्ट वाले इससे कनेक्टेड होते हैं सेंट्रल शीट से। तो कितने सेंट्रल रेडियल स्पोक्स हो जाएंगे, 9 रेडियल स्पोक्स प्रेजेंट होंगे। अब जो पेरिफेरल डबलेट्स जो होते हैं, क्या कहते हैं इनको, ये टूटते हैं इसलिए डबलेट्स कह देते हैं इनको। तो ये एक डबलेट, ये सेकंड डबलेट, ये दोनों डबलेट्स भी आपस में कनेक्टेड होते हैं, इंटरकनेक्टेड होते हैं, किसके थ्रू, लिंकर्स के थ्रू। तो ये क्या है, लिंकर्स। ये स्ट्रक्चर है सीलिया या फिर फ्लैजिला का। बोथ सीलिया एंड फ्लैजिला
इमर्ज्ड फ्रॉम बेसल बॉडी, ये जहाँ से निकलते हैं उस स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, बेसल बॉडी कहते हैं।